Assalamu alaikum. Okay, so special journals and its types we covered in last lecture. Today we will discuss about the subsidiary ledgers and its types. That what is subsidiary ledger and what is different types. Okay, so जिस तरह हमारा स्पेशल जर्नल्स थे हमने बड़ी डिटेल से वो कवर किया था कि कैश रिसीव जर्नल है, कैश पेमेंट जर्नल है, सेल जर्नल्स है, परचेज जर्नल है। आप देखो जर्नल से तो हम फिर पोस्टिंग करते हैं इनटू लेजर्स। जिस तरह हमारे पास स्पेशल जर्नल्स थे इसी तरह अब सब्सिडरी लेजर्स भी है कि सब पार्ट ऑफ लेजर्स। और इसमें हम जिस तरह हमने जर्नल में स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते थे इनटू देयर सिमिलर अकाउंट, सेम लाइक लेजर में भी ऑल दो सिमिलर बैलेंसेस विल पोस्टेड इनटू द सिमिलर अकाउंट इन द लेजर्स। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि सब लेजर और सब्सिडरी लेजर इज़ अ सबसेट ऑफ द जर्नल लेजर यूज इन अकाउंटिंग। ठीक है ना, जिस तरह आपका जो स्पेशल जर्नल था वो सबसेट था ऑफ जर्नल, इसी तरीके से सब्सिडरी लेजर इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ द जर्नल लेजर यूज इन अकाउंटिंग। जो हमारे पास जो मेन जर्नल लेजर्स थे, जो हम लेजर्स बनाते थे, ये सब्सिडरी लेजर उनका सबसेट है उन जर्नल लेजर्स का। ठीक है, सब्सिडरी लेजर कैन कॉल्ड बुक ऑफ एनालिसिस, आल्सो इसको बुक ऑफ एनालिसिस भी इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, a subsidiary ledger is a group of similar accounts whose combined balance equal the balance in a specific journal ledger accounts। ठीक है, सब्सिडरी लेजर्स हमारे पास क्या चीज़ होती है? सिमिलर अकाउंट्स होते हैं। किस चीज़ की? देखो जिस तरह हमारे पास सेल स्पेशल जर्नल ऑफ सेल्स अकाउंट हो गया, इसी तरह परचेज अकाउंट हो गया, कैश रिसीव जर्नल हो गया, कैश पेमेंट जर्नल हो गया। अब इसको हम पोस्टिंग इसकी करेंगे इनटू सब्सिडरी लेजर्स में। सब पार्ट ऑफ द लेजर्स जो है इसको यहाँ पे इसकी पोस्टिंग करेंगे। और क्या चीज़ इसकी? बैलेंसेस। यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ सिमिलर अकाउंट्स। सिमिलर अकाउंट क्या है? सेल्स अकाउंट का अपना जो बैलेंसेस होते हैं, परचेज की अपनी होती है, कैश रिसीव जर्नल की अपनी, कैश पेमेंट जर्नल की हुज कंबाइंड बैलेंस, इसकी कंबाइंड बैलेंस जो इक्वल कंबाइंड बैलेंस है द बैलेंस इन द स्पेसिफिक जर्नल लेजर अकाउंट। जो उनकी जो बैलेंस है, जो जर्नल लेजर में उनकी जो बैलेंस है, ठीक है, सिमिलर अकाउंट्स की, वो हम कहाँ पे पोस्ट करेंगे? इसकी सब्सिडरी लेजर में, जो इसकी सबसेट ऑफ अकाउंट्स है। ठीक है, तो सब्सिडरी लेजर इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर अकाउंट। सब्सिडरी लेजर हमारे पास ग्रुप्स होते हैं सिमिलर अकाउंट्स की। सेल लेजर की अपनी अकाउंट्स होगी, परचेज की अपनी, हुज कंबाइंड बैलेंस, जो उसकी जो कंबाइंड बैलेंस होगी वो वही बैलेंस होगी जो जर्नल लेजर में होगी। जो हमने एक लेजर जर्नल में बनाया है उसकी बैलेंस और सब्सिडरी बैलेंस में दोनों बैलेंस इक्वल होगी। ठीक है, द जर्नल लेजर अकाउंट डेट समराइज सब्सिडरी लेजर। जो जर्नल लेजर्स को हमने फर्दर समराइज किया है इनटू अ सब्सिडरी लेजर अकाउंट कॉल्ड, इसको हम कहते हैं बैलेंस इज अ कॉल्ड ऑफ कंट्रोल अकाउंट और मास्टर अकाउंट। इसको कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं। कंट्रोल अकाउंट का मतलब ये है, अब देखो आपके जो डेटर अकाउंट है, डेटर अकाउंट आपका क्या है? कंट्रोल अकाउंट है। अब डेटर अकाउंट के अंदर आपके अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं। अब अकाउंट रिसीवेबल तो एक तो नहीं होता ना, वो तो आपको डिपेंड करते क्रेडिट सेल पे, आपके कस्टमर्स पे। आपके हज़ारों के भी अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, हंड्रेड्स के भी अकाउंट रिसीवेबल होते हैं। तो अब सारे अकाउंट रिसीवेबल, जितने भी आपके अकाउंट रिसीवेबल होते, वो उन सारे अकाउंट रिसीवेबल को हमने एक ही अकाउंट में डाला है और वो अकाउंट का क्या नाम है? डेटर अकाउंट। तो डेटर अकाउंट आपका क्या हो गया? कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये तो द जर्नल लेजर अकाउंट डेट समराइज द सब्सिडरी लेजर अकाउंट्स बैलेंस इज कॉल्ड
अच्छा, जनरल लेजर अकाउंट आपका क्या होगा, वो कंट्रोल अकाउंट होगा कि जनरल लेजर अकाउंट ने आप समराइज किया है, समरी एब्स्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, कि मतलब सेल लेजर का अपना सब्सिडरी लेजर है, परचेस का अपना है, कैश रिसीव जनरल का अपना है, कैश पेमेंट का अपना है। तो इन सारे बैलेंसेस को समराइज करके एक ही अकाउंट में हमने उसको डाला है और उसको क्या है, जनरल लेजर। तो इन अकाउंट को मास्टर अकाउंट भी कहते हैं या कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। ओके, कंट्रोल अकाउंट आर समटाइम्स नाउन एज टोटल अकाउंट्स। A control account act as a summary of the ledger which is control। ठीक है, वही बात है कि इसको हम टोटल अकाउंट्स भी कहते हैं क्योंकि सारे के सारे टोटल्स आपने एक अकाउंट में एकमुलेट किए हैं। इसी तरह कंट्रोल अकाउंट एक्ट एज अ समरी ऑफ द लेजर विच इज़ कंट्रोल, वो एक समरी है ऑल लेजर्स की जो इसको कंट्रोल कर रहा है। बेस्ट एग्जांपल मैंने यही दिया कि आपके बहुत सारे अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, ठीक है, तो उन सारे के सारे अकाउंट रिसीवेबल को आप इकट्ठा करके इनको एक ही अकाउंट में आप पुट करते हैं और वो अकाउंट है डेटर अकाउंट। तो डेटर अकाउंट आपका कंट्रोल अकाउंट या मास्टर अकाउंट हो गया, ठीक है। तो सब्सिडरी लेजर देखो हम क्यों बनाते हैं, वही बात है कि जो हमने जिस तरह स्पेशल जर्नल में कल हमने कहा था कि जो रिपीटेड ट्रांजैक्शंस है, बार बार रिपीट होते हैं, तो इन रिपीटेड ट्रांजैक्शन के लिए अगर आप स्पेशल जर्नल बनाते हैं तो ओबियसली उनको लिए फिर आप लेजर भी बनाएंगे, ठीक है। तो सब्सिडरी लेजर में फिर इसकी पोस्टिंग आप स्पेशल जर्नल से करेंगे। अच्छा, हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, ये तो काफ़ी दफ़ा हमने अकाउंटिंग साइकिल में भी देखा है कि देखो जर्नल से आपके जर्नल लेजर्स में आ जाते हैं और फिर इसके बाद हम ट्राई बैलेंस बनाते हैं। और इसी तरह अगर स्पेशल जर्नल हो तो उससे फिर हम क्या बनाते हैं, सब्सिडरी लेजर्स भी हम बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ज़रा इस नोट्स में अगर आ जाए तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इन अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर या कस्टमर सब्सिडरी लेजर इंक्लूड अ सेपरेट अकाउंट फॉर ईच कस्टमर हु मे क्रेडिट परचेजेस। एक कंपनी है और इसने बहुत सारे अपने कस्टमर को क्रेडिट सेल्स किए हैं और कस्टमर ने क्या किया है, क्रेडिट परचेजेस किए हैं। तो अब अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर को अगर हम देखेंगे तो हर एक कस्टमर की अपनी अपनी सेपरेट क्रेडिट परचेजेस की अकाउंट होगी, ठीक है ना। लेट्स सपोज आपके क्लास में कामरान एक कस्टमर है, उसने अलग क्रेडिट परचेजेस की है, ठीक है। इसी तरह असद एक दूसरा कस्टमर है, उसने अपने परचेजेस की है। इसी तरह हदीका एक तीसरा कस्टमर है, उसने अपने लिए जो है ना वो परचेजेस की है, ठीक है। तो अब ये सारे सब सेट ऑफ और जो सब्सिडरी लेजर से सेपरेट, अब इन सारों को हम कंबाइन करके उनकी कंबाइंड बैलेंस, वो जो हदीका की और कामरान की और असद की और इसी तरह और जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी, वो सारे बैलेंस और इनकी जनरल लेजर में जो बैलेंस है वो इक्वल होना चाहिए। सो द कंबाइंड बैलेंस ऑफ एवरी अकाउंट्स इन द सब्सिडरी लेजर, combined balance of every accounts in the subsidiary ledger, every accounts in the subsidiary ledger means हदीका's accounts, असद अकाउंट्स, इसी तरह कॉमन अकाउंट्स, सारे अकाउंट्स को इकट्ठा करके फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू द बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल इन द जनरल लेजर। और वही बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल जनरल लेजर में वो क्या होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल आपका क्या है, कंट्रोल अकाउंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपके कस्टमर्स जो है ना वो कंट्रोल आपने इसमें वहाँ पे उस लिस्ट में मेंटेन किए हैं, ठीक है। पोस्टिंग अ डेबिट और क्रेडिट ऑफ सब्सिडरी लेजर अकाउंट्स also to a general ledger control accounts does not violate the rule that debit and credit enter must balance because subsidiary ledger accounts are not part of the general ledger। अच्छा, रूल्स को आप वायलेट नहीं करेंगे, जो जिस तरीके से आपने रिकॉर्ड किया है उसी तरह इसकी पोस्टिंग क्या करोगे, आप इसी तरह इसकी पोस्टिंग करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहते कि पोस्टिंग अ डेबिट और क्रेडिट टू अ सब्सिडरी लेजर, डेबिट और क्रेडिट जब आप पोस्टिंग करोगे टू सब्सिडरी लेजर अकाउंट एंड आल्सो टू अ जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट,
सब्सिडरी लेजर को जो पोस्टिंग आप करेंगे और फिर वही बैलेंस ऑफ जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, सो डज नॉट वायलेट द रूल्स ऑफ टोटल डेबिट एंड क्रेडिट। टोटल डेबिट एंड क्रेडिट की रूल्स को वायलेट, देखो अकाउंटिंग के जो रूल्स है वो क्या है इसमें, ये कि आपका टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट वो इक्वल होना चाहिए। तो आपके जो सब्सिडरी लेजर में टोटल इंडिविजुअल जो सेपरेट अकाउंट है उसकी टोटल और फिर कंबाइंड बैलेंस सबसे जनरल लेजर में वो टोटल उसको वायलेट नहीं करेंगे, वो जो है ना वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज सब्सिडरी लेजर अकाउंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द जनरल लेजर, क्योंकि सब्सिडरी जनरल लेजर का पार्ट तो नहीं है ना, वो तो सेपरेट अकाउंट है और हम उन सारों को मिला के कंट्रोल अकाउंट को फिर हम जनरल लेजर में लेके जाते हैं, ठीक है। सो दे आर सप्लीमेंट्री अकाउंट्स डेट प्रोवाइड द डिटेल टू सपोर्ट द बैलेंस इन द कंट्रोल अकाउंट। ये सप्लीमेंट्री अकाउंट भी है, टोटल अकाउंट भी है, कंट्रोल अकाउंट भी है, मास्टर अकाउंट भी है, जो आपको डिटेल प्रोवाइड करता है कंट्रोल अकाउंट की जो हमारे पास जनरल लेजर में अवेलेबल होता है, ठीक है। अच्छा, द अकाउंट रिसीवर सब्सिडरी लेजर इज एसेंशियल टू मोस्ट बिजनेसेस। बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंट, एक कंपनी में हैव 100 और इवन 1000 ऑफ कस्टमर्स हु परचेजेस आइटम्स ऑन क्रेडिट हु मेक्स वन और मोर पेमेंट फॉर दोज आइटम। देखो पहले ही मैंने बता दिया कि ये इसलिए आप सवाल यहाँ पे तो क्रिएट होगा ना, आप लोगों की जहन में यही आएगा कि अगर हमारे पास ऑलरेडी बड़ा इतने जनरल है लेजर है तो फिर अब इनकी क्या फ़ायदा है, ये हम क्यों बनाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 1000 ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है ना, एंड हु परचेज आइटम और वो क्रेडिट परचेज भी करते कस्टमर हु मेक्स वन और मोर पेमेंट फॉर दोज आइटम एंड हु सम टाइम रिटर्न आइटम और परचेज इन एडिशन। अब देखो आप हदीका भी डेली के हिसाब से बहुत ट्रांजेक्शन करेगी, कोमल भी बहुत सारे करेगी, आसिफ भी बहुत सारे करेंगी, ठीक है ना, और ये वही ट्रांजेक्शन इन अगेन जो रिपीटिशन जो अगेन एंड अगेन जो बार बार जो है ना ये ट्रांजेक्शन आप करते हो, ठीक है। सो एंड सम और कुछ बाज़ों का बिजनेसेस जो परचेज करते हैं उसमें रिटर्न वापस सेल रिटर्न होती है, परचेज रिटर्न होती है, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंट पेमेंट इन अ सिंगल अकाउंट वुड मेक एन इंडिविजुअल कस्टमर बैलेंस यूजुअली इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट बिकॉज द कस्टमर ट्रांजेक्शन वुड बी इंटर स्प्रेड अमॉन्ग 1000 ऑफ अदर ट्रांजेक्शन। आप देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि आप तो डेली के हिसाब से बाय भी करेंगे, सेलिंग भी होगी, इसमें सेल रिटर्न भी होगी, इसमें परचेज रिटर्न भी होगी, तो डेली के हिसाब से अगर आप ये 1000 और ये 100 के ट्रांजेक्शन है तो ये तो इम्पॉसिबल है कि हर एक कस्टमर की डेली के हिसाब से आप इसकी बाइंग एंड सेलिंग और परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न हर एक कस्टमर की आप यहाँ पे क्या करें मेंटेन करें और उसको इस ट्रांजेक्शन्स को कैलकुलेट करें। और फिर इसमें सबसे डिफ़िकल्ट टास्क ये होता है कि अगर ये सेपरेट ट्रांजेक्शन अगर आपसे मिक्स कर गए जनरल ओवरऑल ट्रांजैक्शन में तो ये फिर बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप एक एक उस ट्रांजैक्शन के पीछे घूमते हैं, एक एक ट्रांजैक्शन इसके लिए चेक करते हैं। अगर बैलेंस में आपने गलती की तो एक एक बैलेंस में आप देखेंगे, एक एक अकाउंट के बैलेंस को आप कमी तो कितना, इट्स अ वेरी टिडिशियस टास्क, ठीक है। तो आप इसमें जो है ना इम्पॉसिबल है इन टिडिशियस टास्क है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसीलिए जो बार बार अगेन एंड अगेन जो ट्रांजैक्शन होती है इसके लिए आप क्या करते हो सब्सिडरी लेजर बनाते हैं और सब्सिडरी लेजर में सारे के सारे बैलेंस आपके पास होते हैं और वही सारा रिकॉर्ड आपके पास कंट्रोल अकाउंट में जनरल लेजर में अवेलेबल होता है। आई होप कि आप लोगों को ये डिटेल से बड़े डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया क्लियर होगा, ठीक है। बट द अकाउंट रिसीवर सब्सिडी लेजर प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू ईच कस्टमर बैलेंस एंड वही बात है, अगर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर है तो ये आपको क्विकली आप डायरेक्टली जाके कंट्रोल अकाउंट में देखें तो सारे के सारे सब्सिडी लेजर आपके पास, अगर कोई सेपरेट कस्टमर की बैलेंस आप देखना चाहते हो तो सब्सिडी लेजर आपके पास बना हुआ है, आप डायरेक्टली वहाँ पे एक्सेस होके आप इसकी अमाउंट देख सकते हो, क्लियर। अच्छा, इसकी जो टाइप्स है वो हमारे पास द 3 कॉमन टाइप्स कंपोनेंट और एसेंशियल बिलो। अकाउंट पेएबल सब्सिडी लेजर, अकाउंट पेएबल सब्सिडी लेजर जब आप कैश परचेजेस करते हो तो इसके लिए जब आप पेमेंट करते हो तो वही पेमेंट आप अकाउंट पेएबल जनरल में रिकॉर्ड करोगे और फिर इसकी पोस्टिंग यहाँ पे होगी। दिस टाइप ऑफ लेजर रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन डेटा कंसर्न इंडिविजुअल सप्लायर्स,
ठीक है। अकाउंट पेएबल सब्सिडरी लेजर ये किससे रिलेटेड होगा? इंडिविजुअल सप्लायर से, कि आपके क्लास में 15 बंदे और हर एक बंदा अपना अपना सेपरेट सप्लायर है, ठीक है। तो वो सप्लायर जब वो सप्लाई करेगा, ठीक है ना, जब इसकी सप्लाई होगी तो वो क्या करेगा? पेमेंट होगा तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? रिकॉर्ड वेंडर एंड क्रेडिटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस टाइप ऑफ लेजर रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन डेटा कंसर्न रिकॉर्डिंग द सप्लायर्स, वेंडर्स एंड क्रेडिटर्स। ये एक ही चीज़ है, सप्लायर, वेंडर एंड क्रेडिटर, ठीक है ना। तो अकाउंट पेएबल सब्सिडरी लेजर्स में कि हम क्रेडिट परचेजेस करते हैं अपने सप्लायर से, अपने क्रेडिटर से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से, वेंडर से, और फिर जब हम पेमेंट करेंगे उन सप्लायर्स की, उन वेंडर्स को अपने इन परचेजेस की, तो वो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। इट ट्रैक्स एवरी एक्सपेंसेस एन ऑर्गेनाइजेशन ओज टू इट्स क्रेडिटर, वेंडर एंड सप्लायर। जितने भी एक्सपेंसेस सेपरेट सप्लायर से होगी वो सारे के सारे यहाँ पे क्या होगी? रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो अब आप देखें ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में तो ये तो अकाउंट पेएबल सब्सिडी, ये तो ऐसा एक्टिविटी है कि आप स्पेशली मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में अगर आप देखें तो डेली के हिसाब से उनकी सिर्फ बाइंग एंड रिसीविंग, कैश पेमेंट एंड कैश रिसीविंग, कैश पेमेंट एंड कैश रिसीविंग। तो इसलिए आप देखिए इस मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में डेली के हिसाब से कितने माल जो है ना वो सिर्फ बाजार में जो है ना मार्केट में सप्लाई होती है, डिफरेंट सप्लायर उसकी सप्लाई करते हैं। एक कंपनी में तो एक सप्लायर तो नहीं होता ना, आप जब मल्टीनेशनल और स्टैंडर्ड कंपनी हो तो हज़ारों की, हंड्रेड्स में सप्लायर्स होते हैं और हर एक बंदा अपने अपने जो है ना वो ऑर्डर लेते और वो इसके के मुताबिक वो सप्लाई करते। तो हर एक बंदे का अपना लेजर होता है, फिर उन्हीं लेजर से हम सारे बैलेंसेस को बना के उसको जनरल लेजर में इसी कंट्रोल अकाउंट में डालते हैं। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर सेम लाइक, वहाँ पे हमने क्रेडिट परचेजेस की है, यहाँ पे आपने क्रेडिट सेल किए टू और कस्टमर। तो अब कस्टमर से जितने भी हम रिसीव करेंगे कैश वो सारे के सारा हम यहाँ पे क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल लेजर इज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजैक्शन डेटा कंसर्न इंडिविजुअल कस्टमर एंड बायर्स। दिस टाइप ऑफ लेजर रिफ्लेक्ट्स एवरी ट्रांजैक्शन एंड अमाउंट दैट इज रिसीव फ्रॉम ईच बायर टू होलसेलर टू द कंपनी सेल्स इट्स गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। आपने क्रेडिट एंड सर्विसेज क्रेडिट पे किए तो इनसे जितने भी हमें इनकम और जितने भी कैश रिसीव होगी वो सारे के सारा हम, तो अब ये देखो ये भी एक रिपीटेड ट्रांजैक्शन है। मैंने तो आपको यही बताया कि मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में अगर आप देखें तो आपका यही होता है डेली के हिसाब से कैश रिसीव एंड कैश पेमेंट, ठीक है। एंड सेम लाइक फिक्स एसेट सब्सिडरी लेजर, ठीक है। सो फिक्स एसेट लेजर इज यूज टू रिकॉर्ड एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन कंसर्न फिक्स एसेट लाइक लैंड, इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग fall under the domain of fixed asset and same must be accounted for the fixed asset subsidiary ledger। तो यहाँ पे वो सारे के सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी जो फिक्स एसेट से क्या होगी? रिलेटेड होगी। ये असल में ज़्यादातर ज़रूरी नहीं है कि आपका मर्चेंट आपके, अगर हम ऐसे बिजनेस ले जो कंस्ट्रक्शंस के बिज़नेस हो, जो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस हो, तो इसमें भी अगर आप देखें तो सारे के सारे चीज़ें इसके अंदर कंस्ट्रक्शंस के दौरान बहुत सारी सी चीज़ें होगी कि वो भी रिपीट होगी। तो वो और आपकी कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस हो, आप घर्स बनाते हो, कंपनीज बनाते हो, बिल्डिंग्स बनाते हो, उसको सेलेक्ट करते हो, फिर दोबारा दूसरा ठेका लेते हो, तो इस वजह से जितने भी रिकॉर्ड होगी सेपरेट रिकॉर्ड होगी तो वो चीज़ें सारे के सारे यहाँ पे मेंटेन होगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बड़े डिटेल से मैंने डिस्कस किया, स्लाइड्स भी है, नोट्स भी है, इसको अच्छे तरीके से आप देख लें और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट न्यू टॉपिक से फिर इंशाल्लाह हम प्रोसीड करेंगे। थैंक यू फॉर क्लास।